हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में जैसे हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ कूलॉम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। सो इन दोनों से क्या समझ में आ रहा है कि दो चार्जेस थे जो एयर, वैक्यूम या फिर मीडियम में रखे जा सकते थे और दोनों के कारण एक दूसरे पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और देन हमने सेकेंड टॉपिक में पढ़ा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, मतलब जो कूलॉम्स लॉ है उनकी हमें वेक्टर फॉर्म्स निकालनी थी, जहाँ पर हमने एक सरफेस में दो पॉइंट चार्जेस लिए थे Q1 एंड Q2। Q1 के कारण Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है और Q2 पर Q1 के कारण कितना फोर्स लग रहा है, वो क्या थे F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर। उनके दोनों हमने वेक्टर फॉर्म्स निकाल ली थी। साथ ही हमने ये डिराइव कर लिया था कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन उन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। ओके, तो आज हम इन तीन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, कूलॉम्स लॉ में हमने दो चार्जेस पढ़े थे Q1 एंड Q2, दोनों के कारण जो फोर्स लगता है उन दोनों के बीच में, उस फोर्स को हमने डिराइव किया था। अब मान लो कि एक ऐसा सिस्टम हमने लिया है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लो इन्फिनिटी चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 से लेके Qn तक चार्जेस हैं। अब ये सारे के सारे चार्जेस एक दूसरे पर किस तरह से फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगाते हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम सा बन जाता है। ठीक है, हम इसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे और एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, उसके पहले हमें समझना होगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक में हम इन दोनों की बात करेंगे। सेकंड टॉपिक जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सेकंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। थर्ड टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब यहाँ भी हम क्या मान रहे हैं, पहले हमने क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ ली। इसके बाद में हमने मान लिया कि एक सिस्टम है जिसमें Q1 से लेके Qn तक वही चार्जेस हैं, और अब हम इन सारे चार्जेस के कारण उस सिस्टम की नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमें निकालनी है। तो वो किस में निकालेंगे? हम थर्ड टॉपिक में निकालेंगे। तो ये कुछ चार टॉपिक मान लो इनको। एक तो कूलॉम फोर्स मान लो। कूलॉम फोर्स दो चार्जेस के बीच में फोर्स की बात करता है। ठीक है, फिर हमने एक सिस्टम ऑफ चार्जेस लिया जिसमें Q1 से लेके Qn तक चार्जेस हैं। उन सारे चार्जेस के कारण कितना फोर्स आता है उसकी बात करते हैं। सेम एज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब बात करेंगे तो इसके बाद हम वही सिस्टम ऑफ चार्जेस लेंगे। ठीक है, उन्हीं सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर हमको क्या निकालनी है? एक ऐसी इंटेंसिटी निकालनी है जो बाकी सारी चार्जेस के लिए आ रही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। कौन सा है? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, ये क्या काम आ रहा है यहाँ पर, और इसका यूज़ करने पर यहाँ पर फॉर्मूले में क्या इफेक्ट पड़ेगा। और साथ ही हम एक और चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे किस लिए यूज़ में आ रहा है? देखो स्टूडेंट्स, एक मैं डेफिनेशन यहाँ पे इसकी लिख देती हूँ। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू several other charges। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन से इसको समझना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किस लिए यूज आता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट नेट फोर्स। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एक नेट फोर्स निकालना है ऑन अ चार्ज, एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू सेवरल अदर चार्जेस।
बाकी सारे चार्जेस के कारण एक चार्ज पर कितना नेट फोर्स काम कर रहा है, उस नेट फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले तो हम टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं कि टॉपिक कहता क्या है। हमने एक सिस्टम लिया है जिसके अंदर हमने माना है कि Q1 से लेके Qn तक उसमें चार्जेस है। अब अगर हम बात करें कूलॉम्स लॉ की तो उसमें हमने दो चार्जेस लिए थे, Q1 एंड Q2। दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा था उसकी वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है। तो अब अगर हम Q1 से लेके Qn तक के चार्जेस की बात करें तो सारे चार्जेस अगर एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, मान लो Q1 पर Q2 के कारण फोर्स लग रहा है, Q3 के कारण फोर्स लग रहा है, इसी तरह से Qn तक जितने भी चार्जेस है उसके कारण फोर्स लग रहा है Q1 पर। दूसरी बात हम करते हैं Q2 पर फोर्स लगने की। Q2 पर किसके कारण फोर्स लगेगा, उसको छोड़ के बाकी सारे चार्जेस के कारण उस पर फोर्स लगेगा। मान लो Q2 पर फोर्स लग रहा है Q1 के कारण, फिर Q3 के कारण, Q4 के कारण और अदर सारे चार्जेस के कारण। सेम एज हम बात करें अगर Q3 की तो Q3 पर फोर्स लगेगा Q1 के कारण, Q2 के कारण और बाकी सारे चार्जेस के कारण। तो अगर इस तरह का हम सॉल्यूशन निकालें तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम से निकलने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज लिया है। वही टेस्ट चार्ज की बात इस डेफिनेशन में हो रही है, नेट फोर्स ऑन अ चार्ज। कौन से चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, मतलब यहाँ पे एक चार्ज हमने फिक्स कर दिया है जिस पर बाकी सारे चार्जेस के कारण क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो वो जो चार्ज हमने फिक्स किया है वो क्या है, ओनली एक चार्ज है, वो होता है टेस्ट चार्ज। उसको क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश या फिर टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज के बारे में भी हम अभी उसके डेफिनेशन से समझेंगे कि उसको क्यों लिया गया है। अब क्यों लिया गया है वो तो अभी मैं बता देती हूँ कि टेस्ट चार्ज जो होता है उसको Q0 से डिनोट किया जाता है, सबसे पहली बात तो ये। और वो जो है वो क्या करेगा, सिर्फ एक चार्ज, वो ऐसा इमेजिनरी चार्ज वहाँ पे फिक्स किया गया है कि ये जो चार्ज है वो किसी दूसरे चार्ज पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाता है, कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। तो इसलिए इसको लिया गया है यहाँ पे। जैसे हम अगर बात करें कि बाकी सारे जो भी चार्जेस है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों बन रहा है, क्योंकि सारे चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाएगा। उसकी कैलकुलेशन, उसको डिराइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया है, एक चार्ज फिक्स किया है, उस पर सारे के सारे चार्जेस के कारण फोर्स लगेगा। तो मान लो Q0 पर Q1 के कारण फोर्स लग रहा है, Q2 के कारण फोर्स लग रहा है, Q3 के कारण फोर्स लग रहा है और इसके आगे सारे चार्जेस के कारण फोर्स लगेगा। तो दो दो चार्जेस लेके लगने वाला फोर्स जो है वो हम उसको डिराइव करके नेट फोर्स निकाल लेंगे। सारे जो भी फोर्सेस हैं उनको प्लस कर लेंगे तो वो नेट फोर्स एक आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है, आवश्यकता पड़ी है टेस्ट चार्ज की, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि टेस्ट चार्ज क्या है, उसके डेफिनेशन से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं टेस्ट चार्ज की। देखो सबसे पहले तो टेस्ट चार्ज जो है उसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको Q0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो चार्ज है उसको Q0 से डिनोट किया जाता है। कुछ पॉइंट्स है इसके। फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ये एक फिक्टिशियस चार्ज होता है और हम कह सकते हैं इसको इमेजिनरी, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से क्या है, काल्पनिक है, ये फिक्टिशियस है, इमेजिनरी चार्ज है। सेकंड पॉइंट इसका क्या आता है, सेकंड पॉइंट है एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये क्या है, ये एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, doesn't produce electric field, doesn't produce electric field, ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, doesn't exert any force on surrounded other charges,
इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो Q0 भी उसी सिस्टम में लिया गया है। Q0 पर बाकी सारे के सारे चार्जेस जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। बट Q0 की क्या विशेषता है, क्या प्रॉपर्टी है कि Q0 जो है वो खुद कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है और साथ ही ना ही वो दूसरे चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। बट फिफ्थ अपना पॉइंट क्या है, ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सराउंडेड अदर चार्जेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें ये 5 बातें ये जो टेस्ट चार्ज है उसके बारे में ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कि ये एक इमेजिनरी चार्ज होता है, पूर्ण रूप से क्या है, काल्पनिक है। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है कि ये जो है टेस्ट चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है और साथ ही ये बाकी सारे जो भी चार्जेस हैं इसके सराउंडेड जो भी चार्जेस हैं उन पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स ये नहीं लगाएगा, ठीक है। और फोर्थ क्या बात है कि सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि स्मॉल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये तो हो ही गया। फिफ्थ अपना क्या है कि ये एक्सपीरियंस कर सकता है बाकी जितने भी इसके सराउंडिंग चार्जेस हैं उनके द्वारा लगाए गए फोर्स को। तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि हमने एक सिस्टम लिया है जिसमें हम बहुत सारे चार्जेस, मान लो Q1 से लेके Qn तक चार्जेस का यूज़ करेंगे और साथ ही हमने एक टेस्ट चार्ज लिया है Q0। ये जो Q0 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, बाकी सारे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लगाता है किसी दूसरे चार्ज पर, बाकी सारे चार्जेस क्या करते हैं, इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, ये स्मॉल चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। साथ साथ ये क्या काम करेगा कि बाकी जितने भी चार्जेस हैं इस पर फोर्स लगा सकते हैं और ये उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ये सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है इसके बारे में कि हम एक सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस के बीच में एक फोर्स डिराइव करने वाले हैं। उस नेट फोर्स को समझने से पहले हमें समझना होगा कि वो सिस्टम है क्या, ठीक है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है इस डेरिवेशन में उसका क्या यूज़ है और साथ ही ये जो टेस्ट चार्ज है वो है क्या और इसका क्या यूज़ है। तो अब हम डेरिवेशन पे चलते हैं। तो अब डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका डायग्राम सीखना है। ये डायग्राम प्रॉपर तरीके से अच्छे से बनाना आना चाहिए। देखो हमने ये एक्स वाई एक्सिस ली है, यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है एक पॉइंट चार्ज Q0, ठीक है। इस पर नेट फोर्स लगेगा एट नॉट वेक्टर, किसके कारण, बाकी सारे चार्जेस के कारण। अब इस डायग्राम को कैसे बनाना है, ये ओरिजिन है, एक हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक हमने लिया है चार्ज Q1, या मान लो यहाँ पर ले लो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, यहाँ हमने लिया है Q3 चार्ज और Q3 के बाद में डायरेक्ट हमने लिया है Qn चार्ज। इन दोनों के बीच में हम कंसिडर कर सकते हैं कि Q4 से लेके Qn-1 तक सारे के सारे चार्जेस हैं, क्योंकि एक साथ Q1 से लेके Qn तक चार्जेस को यहाँ पे ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है। तो हमने क्या लिया है, Q1 चार्ज लिया है, Q2 चार्ज लिया है, Q3 चार्ज लिया है, देन हमने डायरेक्टली क्या लिया है, Qn चार्ज लिया है। अब डायग्राम बनेगा कैसे, इसको भी समझ लो। देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे पॉइंट चार्जेस लिए हैं, कौन कौन से लिए हैं, देखो Q0 जो है उस पर Q1 के कारण फोर्स लग रहा है। दो चार्जेस को हम एक साथ लेकर चलेंगे। कौन कौन से दोनों चार्जेस हैं, Q0 पर जब Q1 के कारण फोर्स लगेगा तो इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो इस फोर्स की डायरेक्शन को हम @01 वेक्टर लिख देंगे। इसके बाद ये Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज के कारण Q0 पर जब फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये जा रही है, इसको हम लिख देंगे @02 वेक्टर।
थर्ड हम क्या करेंगे कि Q3, ये Q3 चार्ज है, इसके कारण Q0 पर जो फोर्स लगेगा उसको हम लिख देंगे F03 वेक्टर। साथ ही Qn के कारण Q0 पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये जा रही है, उसको हम लिख देंगे F0n वेक्टर। अब हमें क्या करना है, जब हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ा था तब हमने पोजीशन वेक्टर्स भी लिए थे ओरिजिन से, उसी तरह से यहाँ इस डायग्राम में हम पोजीशन वेक्टर्स ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये Q0 के लिए ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर हो गया R0 वेक्टर, Q1 के लिए हो गया R1 वेक्टर, Q2 के लिए हो गया R2 वेक्टर, Q3 के लिए R3 वेक्टर और Qn के लिए Rn वेक्टर। अब करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमें ये करना है कि Q0 पर Q1 के कारण फोर्स निकालना है, Q0 पर Q2 के कारण फोर्स निकालना है, Q0 पर Q3 के कारण फोर्स निकालना है, देन हमें Qn के कारण Q0 पर फोर्स निकालना है। ये चार फोर्सेस निकलने के बाद क्या करना है, इन चारों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर सम करना है, नेट फोर्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने फोर्सेस लिए हैं F01, 02, 03, 0n, उसी तरह से यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर्स है, जो पहले हम क्या ले रहे थे R1, R2, R3 ले रहे थे, अब हम उसी जैसे हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। ये हो गए 01, ये हो गए 02, ये हो गए 03 और ये 0n। अब हमें क्या करना है, हमें फोर्स निकालना है F01, जो कि क्या है, किस पर किसके कारण लग रहा है, ये Q0 पर लग रहा है Q1 के कारण। तो ये दोनों चार्जेस क्या आने चाहिए, फॉर्मूले में इंक्लूड होने चाहिए। तो K Q1 Q2 हमारा फॉर्मूला था, K Q1 Q2 अपॉन R² हमारा फॉर्मूला था। अब उन दो चार्जेस की जगह यहाँ पे कौन से चार्ज काम आ रहे हैं, Q0 और Q1। तो Q0 और Q1 अपॉन हमने लिख लिया R²। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कौन सा काम कर रहा है, 01 काम कर रहा है, इसलिए हमने ये ले लिया है। और जैसे ही हम वेक्टर फॉर्म में F लिखते हैं, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर आता है जिसको हम लिख लेंगे 01। तो एक फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया, बाकी सारे फॉर्मूले आपको इसी तरह से लिखने हैं। तो फिजिक्स जो है वो, अगर एक चीज़ आपने उसके डेरिवेशन में समझ ली, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, बाकी आप अपने आप ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली आप निकाल सकते हो। तो मान लिया ये फर्स्ट इक्वेशन है, F02 सिमिलरली हम निकाल लेंगे K। अब क्योंकि Q0 पर फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, तो हमने Q0 और Q2 लिख लिया। इसके बाद R02 स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पर क्या आ गया R02 कैप। थर्ड हम इक्वेशन लिख लेंगे F03 के लिए, क्या आ जाएगा K Q0 Q3 अपॉन R03 स्क्वायर R03 कैप। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या किसकी बात करेंगे, 4 की बात नहीं करेंगे, 5th की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कितने चार्जेस डायग्राम में लिए, 3 के बाद में डायरेक्ट हमने n लिया है। तो अब आते हैं हम F0n पर। तो F0n वेक्टर इज इक्वल टू K Q0 Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। तो ये हमने 4 इक्वेशन निकाल ली है। बीच में थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन के बीच में जितने भी सारे फोर्सेस हैं अनलिमिटेड हम निकाल सकते हैं। तो अब क्या करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके इन सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करना है। ठीक है। तो अब वेक्टर सम करते हैं, क्योंकि हमने माना है कि Q0 पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है, नेट फोर्स है, वो कितना है, F0 वेक्टर है। तो F0 वेक्टर इक्वल्स टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस डॉट डॉट F0n वेक्टर। तो जितने भी सारे फोर्सेस हैं उनको हम फटाफट से वेक्टर सम कर लेते हैं। तो यहीं पर ही देखो, डायरेक्ट सॉल्व करना आना चाहिए। जितना आप सिंपली, जितना आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है। तो लॉन्ग नहीं होगा, क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है उसको सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं डायरेक्टली। सब में K आ रहा है, सब में Q0 आ रहा है। ठीक है। तो हमने क्या किया, F0 वेक्टर इक्वल टू K Q0, सब में से हमने पहले ही कॉमन ले लिया है। K Q0 कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है यहाँ पे, Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप बच रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2। सेकेंड स्टेप से हम क्या लेते हैं, Q2 अपॉन R02 स्क्वायर
r02 स्क्वायर r02 कैप प्लस Q3 अपॉन r03 स्क्वायर r03 कैप प्लस अप टू कहाँ तक निकाल लेंगे एन के लिए जो फोर्स है F0n फोर्स है उसमें क्या बच रहा है, क्योंकि हमने K Q0 कॉमन ले लिया है, इसके बाद क्या बच रहा है Qn अपॉन r0n स्क्वायर r0n कैप। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे Qn अपॉन r0n स्क्वायर r0n कैप। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हमारा हो चुका है। अब आप देखते हो कि क्या इसके आगे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या इससे और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। किस तरह से लिखेंगे, देखो F0 कैप ये हमारा नेट फोर्स हो गया, कॉमन क्या आ रहा है K Q0 कॉमन आ रहा है। अब हम यहाँ पर एक समेशन का यूज करेंगे। समेशन पे हमने मान लिया कि यहाँ पे I स्मॉल i एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये है 1 से लेके n तक। ठीक है, अब हम एक इक्वेशन लिखते हैं Qi अपॉन r0i स्क्वायर r0i कैप। देखो ये हमारा शॉर्ट फॉर्मूला निकलता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या समझ सकते हैं, देखो ये जितनी भी ब्रैकेट में इक्वेशंस थी वो सारी के सारी जो भी स्टेप है वो इस समीशन के बाद वाले फॉर्मूले में इंक्लूड हो चुकी है। अब कैसे इंक्लूड हो चुकी है, देखो अगर i की वैल्यू यहाँ पर हमने i का यूज किया है, Qi है r0i स्क्वायर है r0i कैप है, तो i की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ आता है Q1 r01 स्क्वायर r01 कैप। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म हो गई। सेकेंड टर्म में अगर हम i इज इक्वल टू 2 का यूज करें तो Q2 अपॉन r2 स्क्वायर Q02 कैप आ जाएगी। इसी तरह से 3 से लेके हम 4, 5, 6 से लेके n तक अगर यूज करते हैं तो सारे के सारे स्टेप जो है वो आ जाएगी। अब समीशन का क्यों यूज किया गया है, समीशन क्या है, सारे के सारे जितने भी टर्म्स है उनका क्या है वेक्टर सम है। तो ये जो ब्रैकेट है इसको हम शॉर्टली क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो भाई फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। ये क्या कौन सा फॉर्मूला है, अगर हम मल्टीपल चार्जेस का एक सिस्टम लें उसमें हमने एक चार्ज फिक्स कर दिया है पॉइंट चार्ज, बाकी सारे चार्जेस के कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है, अलग अलग फोर्सेस की वैल्यू निकलती है, उन सबको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम क्या करते हैं वेक्टर सम करके एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है। तो स्टूडेंट्स अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक, द फील्ड ऑफ चार्ज वेयर other charge experiences attractive or repulsive force, attractive or repulsive force। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सिर्फ हमें इतनी सी बात याद रखनी है। मान लो द फील्ड ऑफ चार्ज, ये चार्ज Q1 है, मान लो Q1 और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अभी हम नहीं बोल रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक फील्ड है। तो किसी चार्ज Q1 के अराउंड जो फील्ड बना है उसके कारण कोई दूसरा चार्ज मान लो Q2 अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करे तो ये फील्ड है फर्स्ट चार्ज का, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर दो चीजें आई है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। तो ये जो दूसरा चार्ज है वो इस चार्ज के फील्ड के कारण अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को फील करता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा वो और रिपल्सिव फोर्स कब होगा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो है वो कौन सा फोर्स फील करेगा, अब ये है अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा। साथ ही अगर हम मान लें ये भी क्या है पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये कौन सा फोर्स फील करेगा, ये रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है। सेम अगर अपन मान लें
कि यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तब ये अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा, अगर ये नेगेटिव है तब ये रिपल्सिव फोर्स फील करेगा। तो बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किससे दिया जाता है, F अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F अपॉन Q। कोई एक चार्ज है जो क्या कर रहा है, फोर्स फील कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q लिखेंगे। F का फॉर्मूला EQ लिखा जाएगा। तो ये तो हुई बात इलेक्ट्रिक फील्ड की। साथ ही हमने एक टॉपिक लिखा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन आती है फोर्स की, इसलिए हम क्या लिख लेते हैं, E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। मान लो यह टेस्ट चार्ज हमने लिया है और ये क्या है, एक फोर्स है वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। तो अब हम इसको क्या बोल देंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने लिखा है E इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। हमें पता है कि F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, अपॉन चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई। साथ ही हम इनके डायमेंशन की बात करें, क्योंकि कूलॉम के लिए और न्यूटन के लिए हम पहले ही यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात कर चुके हैं। हमें पता है कि न्यूटन को एक्चुअल में क्या लिखा जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाता है, और कूलॉम को क्या लिखा जाता है, एम्पियर सेकेंड लिखा जाता है। उन्हीं से ही डायमेंशन लिखेगी। तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं डायमेंशन क्या होती है, mLT -2 न्यूटन के लिए और कूलॉम के लिए होती है 80। इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, mL लिख लेंगे, T -2 और -1 क्या हो जाएगा, T -3 हो जाएगा, और A जो है वो ऊपर आएगा तो -1। तो ये हो गई इसकी डायमेंशन, mLT -3 A -1, और यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन पर कूलम। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जैसा कि हमने फोर्स के फॉर्मूले में पढ़ा था, अभी जो टॉपिक पढ़ा है कि एक मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस हमने लिया है, उसके अंदर नेट फोर्स कितना आता है, उसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझने से पहले एक फॉर्मूला हमें डिराइव करना पड़ेगा। देखो E इज इक्वल टू F अपॉन Q होता है, Q नॉट होता है। अगर हम मान ले कि यहाँ पर जो फोर्स है F क्या है, K Q नॉट Q अपॉन R स्क्वायर है। अगर ये फोर्स हम यहाँ पर पुट करते हैं, E इज इक्वल टू K Q नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, फोर्स की जगह अपन ने ये वैल्यू पुट कर दी है, डिवाइड कर रहे हैं Q नॉट से, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, और हमारे पास एक नया फॉर्मूला आता है K Q अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर एक वेक्टर और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर आर कैप आ जाएगा। तो E का फॉर्मूला हमें मालूम हुआ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब हम बनाते हैं डायग्राम। यहाँ हमने मान लिया है, एक पॉइंट लिया है हमने P, Q नॉट टेस्ट चार्ज लिया है, इसकी पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से R नॉट वेक्टर है। एक चार्ज हमने लिया है Q1, Q2, थर्ड हमने लिया है Q3, देन अप टू Qn। इनके पोजीशन वेक्टर्स R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर एंड Rn वेक्टर। अब देखो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की, ठीक है। तो E1 का अभी जो फॉर्मूला निकाला था उसमें इसका यूज होगा K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड, E3 वेक्टर K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप, थर्ड इक्वेशन। इसी तरीके से En वैल्यू निकाल लेंगे K Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। अब क्या करना है, यहाँ पर वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करना है जो हमने नेट फोर्स निकालने के लिए किया था। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें P पॉइंट पर, ठीक है। P पॉइंट पर अगर सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू वेक्टर सम कर दें तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। मान लो E जो है वो नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि बाकी सारी इंटेंसिटीज़ का सम करके आई है, तो हम ये इक्वेशन इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम देख लेंगे कि अगर इनका सबका हम सम करें तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कि यहाँ पे सब में कॉमन है, तो हम डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप बच रहा है, तो हम लिख लेते हैं R1 स्क्वायर R1 कैप सेम एज Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप प्लस अप टू Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। तो ये हमने लिख लिया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमने फोर्स के फॉर्मूले में निकाला, सेम K तो कॉमन है वो कॉमन लिख लिया, यहाँ पर एक समीशन के साइन का यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू 1 to n लिखेंगे, इसके बाद Qi अपॉन Ri स्क्वायर और Ri कैप। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आ जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक P पॉइंट पर अपन ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, जिसमें बाकी सारे इंटेंसिटीज़ का हमने वेक्टर सम किया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। लास्ट में हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो ये आती है, E वेक्टर इक्वल्स टू K समीशन ऑफ Qi अपॉन Ri स्क्वायर और Ri कैप। अब अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू 1 पुट करें फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करें तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी, इसी तरह से अगर n पुट करें तो लास्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी। और वेक्टर सम इसलिए यूज़ किया गया है, इन सारे टर्म्स का क्या हो रहा है, वेक्टर सम हो रहा है, इसलिए समीशन यूज़ करके ये लास्ट एक फॉर्मूला बनाया जाता है। तो आज हमने समझा कि मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करके कैसे एक नेट फोर्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। साथ ही हमने इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की, और सेम जैसे फोर्स में हमने मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस लिए थे, यहाँ भी मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्ज हमने लिया है, जिसके अंदर Q1 से लेके Qn तक चार्जेस हैं। इन सब के कारण एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट कितनी आती है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करके हमने निकाल लिया है। सेम वही बात हो रही है जैसा कि हमने फोर्स के लिए किया था।